हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप सब मेरे साथ हैं शक्ति 2.0 में। आज की क्लास है जबरदस्त। आप मेरे साथ सीखने वाले हैं कंजंक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो गाइस, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। और आपको लगे रहना है लास्ट तक। एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठेंगे आप, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारे रूल्स समझाने वाला हूं कंजंक्शन से रिलेटेड, और बहुत मजेदार ईडीएम फ्रेजेस भी हम करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है, विद ऑल पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स। सो हियर वी गो। ओके गाइस, सो हियर वी गो। यहां पे हम बात करते हैं कंजंक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। सो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, आज कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर क्या पढ़ा दिया, कंजंक्शन बहुत डिफिकल्ट है। भाई कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ये वही वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन एंड, और, ठीक है, या फिर तुमने लिख दिया नाइदर, सो, दैट, बिकॉज, सिंस, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करो कंजंक्शन होते क्या है। समझने की कोशिश करोगे तो एक बात तुम्हें एकदम समझ में आएगी कि इसमें क्या है। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टॉप या फिर हॉल्ट। और कान का मतलब क्या होता है, किसी को ज्वाइन करना। तो यहां पे क्या होता है कि हल्का सा एक तो स्टॉप की तरह काम करते हैं ये, जैसे कि आपने देखा होगा फुल स्टॉप होता है, वहां पे तो सेंटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन कॉमा पे क्या होता है कि सेंटेंस कंटिन्यू करता है और एक तरीके का पॉज होता है। तो कंजंक्शन एक छोटा सा पॉज होता है, जो इसलिए आता है कि वहां से कुछ नया जुड़ रहा होता है, कुछ जुड़ रहा होता है। तो कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन का काम है टू ज्वाइन। क्या काम है, टू ज्वाइन क्या चीज, सेंटेंसेस और वर्ड्स और व्हाटएवर। तो अगर आप कभी भी सेंटेंसेस या वर्ड्स को किसी तरीके से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। सेंटेंसेस और वर्ड्स को ज्वाइन करता है और कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा नहीं है सारे कंजंक्शन से आता है, ठीक है, सारे कंजंक्शन से आता है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए, वो आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाकी कंजंक्शंस आपने इतने ज्यादा पढ़े हैं कि अगर आपने थोड़ी भी रीडिंग करी है ना, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपके कंजंक्शंस गलत नहीं करा सकता, है ना। बट ये आपको कंफ्यूज करते हैं क्या, कि भाई हम सब जानते हैं सो के साथ दैट आएगा, है ना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा। हम सब जानते हैं कि अगर दिख जाएगा वेदर, तो वेदर के साथ और आएगा, सच के साथ दैट आएगा, एल्स के साथ बट आता है, अदर के साथ, रादर के साथ देन आता है। समझ रहे हैं। और इसका अंत नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं फिर भी जितने एग्जाम में आते हैं वो सब कवर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऑल दो लिखते हैं या फिर दो लिखते हैं, इन दोनों का मतलब सेम होता है, और उनके साथ या तो येट या फिर कॉमा आता है। अभी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर कहीं आपको दिख जाता है, मैं बता चुका हूं, द सेम, नथिंग, है ना, नन, ये सब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है, तो इन सब के साथ दैट आता है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं स्कार्सली के साथ, बेयरली के साथ, रेयरली के साथ, हार्डली के साथ, इन सब के साथ बेटा वैन आता है। नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड
कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, इन पे खूब क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पे सो आएगा वहां पे दैट आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आगे किसी और कंजंक्शन की जरूरत पड़ी तो वो सो के साथ दैट होगा। जैसे मैं कहूं यू आर सो ब्यूटीफुल व्हेन आई सी यू, ये स्टुपिडिटी, ये गलत हो जाएगा। मुझे कहना पड़ेगा यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई ऑलवेज वांट टू सी यू, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा। सिर्फ बट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑल्सो से काम नहीं चलेगा, ये मेरा मतलब है ना। अब जैसे मैंने लिखा ऑल दो और दो, इनकी मीनिंग बताया था। इनका मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, है ना। तो इनके साथ या तो येट आता है या कॉमा, येट लगा दो, कॉमा लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो। अब तुम कहोगे सर अगर दोनों आ गए और दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो ये सेलेक्ट कर लेना, ये फॉर्मल होता है। ठीक है, ये फॉर्मल होता है हमेशा, और ये वाला जो होता है ना, ये बस फ्लो में गया हुआ इनफॉर्मल होता है। इसे कम्युनिकेशन में इनफॉर्मली यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्कार्सली। स्कार्सली का मतलब है बड़ी कमी से। बेयरली का मतलब है मुश्किल से, जो हार्डली का मतलब है, दोनों सिनोनिम होते हैं। रेयरली का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, रेयर है, जो बहुत रेयरली है। तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं, और इनके साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? व्हेन आता है। ऐसे जो नो सूनर होता है उसके साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर का क्या मतलब होता है? देर ही नहीं हुई थी। जैसे मैं कहूं नो सूनर डिड आई गो देयर, मुझे देर ही नहीं हुई थी वहां गए हुए, व्हेन माय मदर कॉल्ड मी। तो व्हेन माय मदर कॉल्ड मी, जब मेरी माँ ने मुझे कॉल किया। और ये सेंटेंस हो गया गलत क्योंकि मैंने लगा दिया व्हेन। सुनने में शायद ना लगे गलत, आपको लगाना पड़ेगा देन। तो मुझे कहना पड़ेगा नो सूनर डिड आई गो देयर, मुझे मुश्किल से मैं वहां गया ही था, देन माय मदर कॉल्ड मी, जब मेरी माँ ने मुझे कॉल किया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। ये क्या है कि हम जो इंग्लिश रोजाना देखते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, उसका असर हमारे जीवन पे आता है। तो बस ये वही है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंजंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपको क्या करना है, मैं क्लास कैसे लूंगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे, और मैं आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा नोट्स के साथ। तो आप नोट्स बनाते रहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेते रहिए। हार्डली हैड शी गॉन टू स्लीप। अभी आपने पीछे सीखा कि हार्डली के साथ क्या आता है? THEN देन नहीं आता है, WHEN व्हेन आता है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका आंसर हो जाएगा बी। एक बार समझने की कोशिश कीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। हार्डली हैड शी गॉन टू स्लीप, मुश्किल से वो सोने पहुंची थी। एक बात और याद रखना, ये कुछ वर्ड हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जितने भी लिखे मैंने, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नो सूनर, ये सब, ये कभी भी अगर सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? अगर ये सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लग जाता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बवाल है इन्वर्जन? अरे कोई इन्वर्जन, तुम्हारे घर में इन्वर्टर है ना, क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यही इसका काम होता है। तो यही इन्वर्जन का भी काम होता है कि ये इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट का मतलब क्या है? पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा। समझे मेरी बात? पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में वर्ब आएगी। पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा। पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। इसीलिए कब? जब इनमें से किसी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इनमें से किसी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है, उल्टा। यूजुअली तुम क्या लिखते हो यार? ये तो लिखते हो ना आई लव यू, तो ये क्या है? ये सीधा सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। लेकिन अगर इसका इन्वर्जन तुम देखना चाहो तो तुम क्या बोलते हो? डू यू लव मी, तो डू पहले आया भाई, पहले वर्ब आ गई, पहले वर्ब आ गई, बाद में सब्जेक्ट आया, और इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो ये बड़े बड़े तरीके से यूज होता है। कभी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आपके आते नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि इन्वर्जन होता क्या है। बड़ा सिंपल है कि पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। आइए, तो इसलिए पहले इसमें वर्ब आ गई, हैड। हार्डली हैड शी गॉन टू स्लीप। अब कुछ टीचर्स इसे ऐसे याद कर देते हैं, करा देते हैं कि भाई जब भी तुम्हें हार्डली दिख जाए, ये दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो इनके फौरन बाद वर्ब लगा दो। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, रटने का तरीका भी है। तो हार्डली हैड शी गॉन टू स्लीप, मुश्किल से वो सोने पहुंची ही थी। व्हेन अ मैसिव फायर ब्रोक आउट इन द हाउस, जब उसके घर में आग लग गई। ऐसा क्या करा था उसने सोने से पहले, ये किसी को नहीं पता। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, येट बट सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम क्वेश्चन है, हार्डली की जगह स्कार्सली का इस्तेमाल हुआ है। स्कार्सली हैड शी अराइव्ड हिज होम, मुश्किल से वो अपने घर पहुंची थी। व्हेन एवरीवन शाउटेड एट हर, जब सब उसके ऊपर चिल्लाने लगे। तो नो इंप्रूवमेंट।
कभी कभी ऐसा होता है ना, लड़की है ना, करते कह गई थी पापा मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगी, आज इसने 7 बजा दिए, तो ये वही वाला सीन है। तो हुआ क्या है, हार्डली हैड शी अराइव्ड एट होम, मुश्किल से घर पहुंची ही थी, व्हेन एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग एट हर, जब हर कोई इसके ऊपर चीखने लगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्फली के साथ वैन आता है, आपने पीछे देखा, इसीलिए उसका आंसर ऐसा था। ऑल्दो ही वांट्स टू गो अब्रॉड, जबकि वो अब्रॉड जाना चाहता है, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए। बट अब अगर आपको नहीं पता होता, अगर मैंने आपको नहीं बताया होता कि ऑल्दो के साथ, दो के साथ यट आता है, तो आप कंफ्यूज होते। लेकिन अब आप जान चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, इसके साथ यट आएगा। तो ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, मैंने बताया भी था। ऑल्दो ही वांट्स टू गो अब्रॉड, जबकि वो अब्रॉड जाना चाहता था हायर स्टडीज के लिए, फिर भी, लेकिन हिज फ्रेंड्स, हिज पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि हमारा बच्चा इतना तेजस्वी है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द सेम मैन हु, अभी मैंने बताया था द सेम के साथ, नथिंग के साथ, नन के साथ, है ना, इन सब के साथ क्या आता है, दैट आता है। आपने यहाँ पे क्या लगा हुआ देखा, हु लगा हुआ देखा, तो आप क्या करेंगे, सर हम हु को खोपचे में लेके काट डालेंगे, और काट के आप इसकी जगह क्या करेंगे, आप लिखेंगे ही इज द सेम मैन दैट हैड बीन वेटिंग फॉर अस, जो घंटों से वेट कर रहा था। दैट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ कुछ रूल से कंजंक्शन के लगभग सारे क्वेश्चन बना देंगे। प्रीवियस ईयर आप जरूर लगा के देखना, आत्मा तृप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपके प्यार में है, ईडीएम और फ्रेजेस भी करने हैं भाई आज। तो कह रहे आइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, ये क्या बात हुई, आप सब जानते हैं, या तो हम लिखते हैं आइदर के साथ और, या फिर हम लिखते हैं नाइदर के साथ नॉर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, जैसे मैंने कहा आइदर जैकलिन और दिशा इज लाइक्ड बाय मी। तो मैं क्या कह रहा हूं, या तो जैकलिन या फिर दिशा जो है इज लाइक्ड बाय मी, वो मुझे अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है, या तो जैकलिन या फिर दिशा पटानी। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं, या तो ये या फिर ये। तो जब आप आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कहना मतलब होता है या तो ये या फिर ये। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, नाइदर जैकलिन नॉर दिशा इज लाइक्ड बाय मी। नहीं लिख सकता भाई मैं, इसमें मुझे हिम लिखना पड़ेगा। भावनाओं का खेल है यार, भावनाओं से नहीं खेलता, है ना। तो नाइदर जैकलिन नॉर दिशा इज लाइक्ड बाय हिम, तो ना ही जैकलिन ना ही दिशा पटानी पसंद की गई है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है ना तो जैकलिन ना दिशा, और यहां पे क्या मतलब है, या तो जैकलिन या फिर दिशा। समझे मेरी बात, तो बड़ा आसान है। तो आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, तो कैसे याद रखोगे, रटने वाले बच्चे को बता दूं, आइदर का जोड़ा और के साथ, नाइदर का जोड़ा नॉर के साथ, कहानी खत्म। तो क्या कह रहा है, नाइदर द टीचर नॉर हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स, आइदर द टीचर या तो टीचर या फिर उसके दोस्त जो है, या फिर उसकी जो स्टूडेंट्स, या तो टीचर या फिर जो टीचर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लीक कर दिया है क्वेश्चन पेपर। ओ माय गुडनेस, आंसर हो जाएगा और, ए इज द करेक्ट आंसर। गलत गलत गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बस आपको, क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन। यू कैन पॉज द वीडियो एनी टाइम एंड टेक ऑल द टाइम यू नीड ऑन अ क्वेश्चन। सो द रीजन व्हाई शी डिसलाइक्स यू इज योर एरोगेंट बिहेवियर। कह रहा है जो रीजन है, किस बात का रीजन है, व्हाई शी डिसलाइक यू, कि वो तुम्हें क्यों पसंद करती, इज योर एरोगेंट बिहेवियर, यह तुम्हारा क्या एरोगेंट वाला बिहेवियर। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है हॉटी, घमंडी, घमंडी हो, घमंडी, कंसीटेड हो, कंसीटेड, घमंडी। तो दूसरा नहीं मिल गया आपको, एक और लिख दीजिए इसके लिए, प्राउड भी बोलते हैं। प्राउड, कंसीटेड, हॉटी, एरोगेंट सब एक जैसे हैं, सारे के सारे घमंडी हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है भाई, नो इंप्रूवमेंट है। अगर आप यहाँ पे कहोगे इज बिकॉज ऑफ, तो क्यों कह रहे हो भाई इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आपने पहले कह दिया द रीजन वाई, रीजन
क्यों वो तुम्हें डिसलाइक करती है? वो ये है क्योंकि, तो 2 बार क्योंकि बोल दिया ना, एक बार यहां पे क्योंकि बोलोगे, एक बार ये बोल रहे क्यों, तो दो दो क्योंकि हो जाएंगे और सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर आप इनमें से कुछ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा सेंटेंस, है ना। तुम दो दो बार कहोगे द रीजन वाई, और फिर उसके बाद फिर बताओगे इज बिकॉज ऑफ, है ना। तो दोनों दो दो बार रीजन नहीं देना। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया चीज है भाई। अब देखो यार, ये जो एज है ना, ये दो होते हैं, एक होता है एज एज और एक होता है सो एज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे यूज होते हैं? ये दोनों के दोनों यूज होते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं आज? जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इनके बारे में आपको कुछ बात याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कंपैरिजन में यूज होता है। दूसरी चीज, इनके साथ नो कंपैरेटिव डिग्री। मेरे बच्चे, इनके साथ कभी भी ना किसी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल मत करना। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, मोर इंपॉर्टेंट, वीकर, बेटर, ये सारी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं और इनका इस्तेमाल आप कभी भी किसके साथ नहीं करेंगे? एज और सो एज के साथ नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, सो शी रोट एज फास्ट एज शी कुड टू कंप्लीट हर एग्जाम ऑन टाइम। अब दूसरी चीज तो ये हो गई भाई पहली चीज, ये हो गई भाई दूसरी चीज। तीसरी चीज आप इसमें क्या याद रखेंगे? क्योंकि ये दो हैं एज इन्हें याद रखने का तरीका है, क्योंकि ये दो हैं एज तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव। मतलब नेगेटिव आइडिया और पॉजिटिव आइडिया दोनों के लिए यूज हो सकते हैं ये। अब यहां पे चाहे सेंटेंस, क्या बताया मैंने? चाहे सेंटेंस असर्टिव लिखता हूं, ग्रामर वाली भाषा में लिखता हूं, असर्टिव हो या नेगेटिव, दोनों में यूज हो सकते हैं। ऐसे याद रखोगे, ये दो हैं, दोनों में यूज हो जाएंगे। ये अकेला है बेचारा, और अकेला आदमी क्या करता है? तुम वही वक्त है जब तुम अकेले होते हो, घर पे कोई नहीं होता है, सब किसी पार्टी में गए होते हैं, तो तुम क्या करते हो ये तुम्हें पता है। तो अकेला आदमी क्या करता है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है। कुछ बच्चे अच्छे भी हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि आज ये वाला चैप्टर मेरा बैकलॉग चल रहा था, मैं निपटा लूं। पर सबकी बात है भाई, सबका अपना अपना दिमाग है। नेगेटिव सेंटेंस, चलिए आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ यूज होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा ये वाला। अब जरा कब इस पर मैं आपको 4 सेंटेंसेस देता हूं। जैसे मैंने कहा, यू आर एज क्लेवर एज योर फ्रेंड, यू आर एज cleverer as your friend, you are so clever as your friend, you are not so clever as your friend, or last sentence, you are as clever, ये तो हो गया। You are not as clever as your friend। ठीक है भाई। अब इन 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस को आप 10 सेकंड के लिए देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, है ना। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए और फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से गलत है।
हाँ भाई देखिए जरा कितना आसान है ये। तो इन 3 चीजों को याद रखेंगे और करते जाएंगे। यू आर एज क्लेवर एज योर फ्रेंड, एज का इस्तेमाल असर्टिव नेगेटिव दोनों में है, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यू आर एज क्लेवरर एज योर फ्रेंड, ये नहीं हो सकता क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता इसके अंदर, तो हमने दूसरे वाले सेंटेंस को गलत माना क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है एज के साथ। तीसरा क्या है, यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर फ्रेंड, यू आर सो क्लेवर, तुम इतने चालाक हो, मीनिंग भी बताते रहता हूं, ठीक है, तुम इतने चालाक हो जैसा तुम्हारा दोस्त है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सो और एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे, असर्टिव में नहीं होंगे, पॉजिटिव में नहीं होंगे, तो ये वाले कट गया। अच्छा भाई चौथे पे आओ, यू आर नॉट सो क्लेवर, तुम इतने चालाक नहीं हो एज योर फ्रेंड, जैसा तुम्हारा फ्रेंड है, ये एकदम तनतनाता हुआ सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और एज आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, यू आर नॉट एज क्लेवर एज योर फ्रेंड, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज के साथ आया ना, एज के साथ आया, ये तो नेगेटिव में भी आ जाता है और पॉजिटिव में भी आ जाता है, एज तो नेगेटिव में भी आ जाता है, पॉजिटिव में भी आ जाता है, तो सीधी सी बात है, रॉन्ग कौन से हुए? रॉन्ग हुए सेंटेंस नंबर 2 and 3, ये क्या है? ये रॉन्ग हुए, बाकी हमने सारे सही करे। अब इस हिसाब से आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। शी रोट, उसने लिखा एज फास्ट एज शी कुड, जितना तेज लिख सकती थी उतना, टू कंप्लीट हर एग्जाम ऑन टाइम, तो कोई भी गलती नहीं है, एकदम तनतनाता हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एज फास्टर एज नहीं होगा, सो से कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, once again 10 seconds. No sooner had the principal arrived when all of us started trembling in fear. Trembling का मतलब होता है shake. आप ये तो सब जानते हो ना कि no sooner, देर ही नहीं हुई थी किस चीज को, जब प्रिंसिपल आया, है ना, when no sooner had the principal arrived, ठीक है। अब यहाँ पे नो सूनर के साथ बता चुका हूं आपको पहले ही पेज पे कि हम देन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक बार पीछे जाके जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना, उनके प्यार में दिखा देता हूँ, करना नहीं चाहिए फिर भी कर देता हूँ। तो नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। गली का बच्चा अब इस बात को जान गया है और क्वेश्चन आपका ठीक हो गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नो सूनर हैड द प्रिंसिपल अराइव्ड, व्हेन की जगह देन, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, once again you have got 10 seconds to do this. तो क्वेश्चन कहता है द टीम परफॉर्म्ड सो गुड एट द स्टेडियम दैट, तो सो के साथ दैट का इस्तेमाल, क्या बात है ना, सो के साथ दैट का इस्तेमाल होता है, ये बात आपने जानी थी। पर क्या हमेशा मैं सो के साथ दैट लगा दूंगा? क्या मीनिंग मैटर नहीं करेगा? जरा एक बार मीनिंग देखते हैं। देखो भाई, अगर तुम कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन या कुछ भी यूज कर रहे हो तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हें ये समझने में आना चाहिए कि ये क्या सेंस दे रहा है, क्या कॉन्नोटेशन दे रहा है। लाइफ में भी कॉन्नोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कॉन्नोटेशन जानते हो? सेंस, ये जो तुम कह रहे हो उस बात का सेंस क्या निकालेगा सामने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो द टीम परफॉर्म्ड सो गुड, टीम ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, द टीम परफॉर्म्ड सो गुड, टीम ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, कहां पे? एट द स्टेडियम, स्टेडियम के, that we had expected, as we had expected, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, as we had expected, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया। तो as का मतलब क्या होता है? like जैसा मतलब होता है, like we have accepted। और that का मतलब क्या होता है? that का मतलब होता है वो, तो यहाँ पे वो वाला नहीं कर रहा, तो मतलब यहाँ पे जब so के साथ that आता है ना, तो so के साथ जो that आता है इसका मतलब होता है इतना। जैसे मैं कहूं she is so clever that nobody trusts her, वो इतनी चालाक है कि कोई इस पे असर के ना, इतनी, सो का मतलब हो जाएगा इतना, दिस मच इतना, और दैट का क्या मतलब होगा? शी इज सो क्लेवर, वो इतनी चालाक है के मतलब ये डिग्री बताने के लिए है, कितनी, दिस मच कितना, मच की दैट बताएगा। तो सो का मतलब होता है कितना और दैट का मतलब आता है कुछ इस तरीके से इतना, सो मच मतलब दिस मच। तो शी इज सो क्लेवर, वो इतनी क्लेवर है
के, तो यहां पे इसका मतलब क्या आता है, के ना, ये ऐसा वाला मीनिंग आता है कि नो बडी ट्रस्ट, कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जब आप यहां पे एस लगाते हो उसका मतलब है लाइक, जैसा, जैसा हमने सोचा था। तो भाई सो के साथ एस भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं, वो नहीं सुना तुमने, चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो वो सेंटेंस सो और एस के साथ बनेगा, है ना। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तो यू आर सो एस आई थॉट, यू आर सो एज आई थॉट, तुम वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। कितना प्यारा सेंटेंस हो गया ना। तो सो के साथ एस का इस्तेमाल अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब की चीज मिल जाती है तो दिल में चली ही जाती है ना, समझ जाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, बता दीजिए आंसर। अनलेस यू विल रिकवर कंप्लीटली, क्या मतलब हुआ? अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है, मतलब अनलेस यू विल रिकवर। अब यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कई बार पढ़ा चुका हूं, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कंडीशनल्स और मॉडल्स वाली क्लास में कि किसी भी कंडीशनल क्लॉज के साथ, किसी भी कंडीशनल क्लॉज के साथ नो मॉडल, तो ये पुराना क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अनलेस यू विल रिकवर हो ही नहीं सकता। अनलेस यू रिकवर, यू रिकवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब क्योंकि आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये आंसर नहीं होगा। यू हैव रिकवर्ड का मतलब है तुम रिकवर कर चुके हो, तो ये भी टेंस गलत हो गया। अनलेस यू रिकवर, जब तक तुम रिकवर नहीं करते हो पूरे तरीके से, तुम अपने घर नहीं जा सकते बच्चा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार, देखिए और आंसर दीजिए। 10-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आप चाहें तो बार बार बताया मैंने कि मुझे मतलब वीडियो को पॉज करके आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। अब क्या कह रहा है, वियर योर सीट बेल्ट। मैंने आपको बताया था मॉडल्स की क्लास में, ये मॉडल्स और कंडीशनल्स, और मॉडल्स, कंडीशनल्स, कंजंक्शंस, ये ऐसे हैं एक साथ यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें लिए इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि भाई लेस के साथ यूज होता है शुड या फिर नो मॉडल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, एक बात और आपके प्यार में से क्लियर कर देता हूं। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डोंट चीट, चीट मत करो, लेस्ट यू शुड बी कॉट। तो आप यहां पे विल नहीं लगा सकते, शैल नहीं लगा सकते, कुछ और नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने लेस्ट का इस्तेमाल कर दिया तो शुड का आना जरूरी है। या फिर कोई मॉडल ना लगाओ, सिर्फ इतना लिख दो, डोंट चीट लेस्ट यू फॉल, या फिर लेस्ट यू कॉट, लेस्ट यू बी कॉट, कहीं ऐसा ना हो तुम पकड़े जाओ, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन शुड, अगर मॉडल लगाना है तो सिर्फ शुड ही हो सकता है। तो आप विल को खोपचे में लेके काटेंगे, शुड ढूंढेंगे, जी हाँ सबसे पहले शुड मिला, ए आंसर हुआ, बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ? सीट बेल्ट पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पे फाइन लग जाए, अगला फाइन लग जाए। अगला क्वेश्चन, योर सन वुड नॉट हैव लेफ्ट योर, कह रहे तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा घर नहीं छोड़ा होता। वेन यू हैड नॉट मिसबिहेव, वेन का मतलब क्या हो जाएगा? जब तुमने उससे मिसबिहेव नहीं किया होता। तुम्हारे मेरे भाई, ये तो हिंदी में भी सही नहीं होगा। क्या तुम अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को ऐसे बोल सकते हो क्या? योर सन वुड नॉट हैव लेफ्ट योर होम, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा घर नहीं छोड़ा होता जब, वैन का मतलब जब, जब जब यू हैड नॉट मिस, जब तुमने मिसबिहेव नहीं किया होता। तो जब थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? अपने आप सोचो, दिमाग में बोलोगे अगर तुमने मिसबिहेव नहीं किया होता। तो भाई अगर तो इफ होता है ना, अगर तो इफ होता है ना, वाइल का मतलब होता है उस दौरान, ड्यूरिंग, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, फ्रॉम देन टिल नाउ। ये कुछ और कंजंक्शन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, पापा ने फोन पकड़ लिया है भाई,
और पता चल गया लड़की क्या कर रही है। तो लड़की ने क्या किया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पापा के सिंपैथी गेन करने के लिए, थोड़ा डराने के लिए। तो शी हैज नॉट ईटिन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से अब तक। फ्रॉम देन टिल नाउ, कब से? जब से पकड़ी गई है, सुबह से अब तक, फ्रॉम देन टिल नाउ। और ड्यूरिंग वाइल, जैसे मैं कहूं while going there I saw a snake, क्या मतलब हुआ? while going there, जब हम वहां जा रहे थे या वहां जाते समय, while going there I saw a snake, मैंने एक सांप देखा। तो आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर्क हार्ड सो दैट वी कैन अर्न गुड, क्या मतलब हुआ? हम मेहनत करते हैं, क्यों? ताकि हम बढ़िया कमा सकें। तो सो और दैट का जोड़ा है साथ में, वी वर्क हार्ड सो दैट वी कैन अर्न गुड। तो अब एक बात तुम्हें याद रखनी है, सो और दैट तो सही है, लेकिन सो और दैट के साथ अगर कभी कोई मॉडल आएगा आगे, है ना, सो और दैट के साथ अगर कोई मॉडल आता है आगे, तो वो होता है मे, क्योंकि मे बताता है पर्पस। यहां पे मे क्या बताता है? पर्पस बताता है, पर्पस। जैसे मैं कहूं स्टूडेंट्स स्टडी in a library so that they may get a peaceful environment। तो क्या मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में क्यों पढ़ते हैं? सो दैट, इसलिए कि उन्हें मिल सके। तो यहां पे ये सो दैट के बाद जब मे आता है तो ये क्या बताता है? पर्पस बताता है, वजह बताता है। और मे के अलावा कोई और मॉडल नहीं आ सकता, है ना, सो दैट के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेस के साथ आप या तो शुड का इस्तेमाल करेंगे या कोई मॉडल नहीं। इन द सेम मैनर सो दैट के साथ आप मे का इस्तेमाल करते हैं। तो ही वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन अर्न गुड नहीं हो सकता, सो दैट वी मे अर्न गुड। इसे याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, पर ये ऐसे ही यूज होता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग इट। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है मारिया वॉज वेरी इलेटेड दैट शी ऑर्गेनाइज द लेविश पार्टी। लेविश का मतलब क्या होता है? एकदम ग्रैंड, ग्रैंड पार्टी टू सेलिब्रेट हर सक्सेस। तो मारिया वॉज सो इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, इलेटेड, हैप्पी, डिलाइटेड, ब्लिसफुल, मिर्थफुल, ग्लीफुल, ठीक है, ग्ली, ये सारे के सारे क्या होता है? इन सब का मतलब क्या होता है? ये सारे के सारे हैप्पी होते हैं। तो मारिया वॉज सो इलेटेड, मारिया इतनी खुश थी कि उसने ऑर्गेनाइज करी एक लेविश पार्टी। तो सो के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, है ना। अब देखो, मुझसे कोई वोकैब 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 मत कहना, मैं हर क्लास में तुम्हें वोकैब देता जाता हूं और ये मेरा अंदाज है। आज भी मैं तुम्हें वोकैब दे रहा हूं, अगर तुम लास्ट तक देखोगे 10-12 वर्ड से ज्यादा दे चुका हूं। तो जो लोग नोट करते रहते हैं, नोटबुक लेके बैठते हैं, एक पेपर पेन लेकर बैठते हैं, इट बिकम्स रादर इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर देम। ए इज द करेक्ट आंसर। मच मच कुछ नहीं आ सकता भाई यहाँ पे। आगे दैट लगा है, पीछे सो लगाना पड़ेगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। She had no other aim than to help the impoverished children of society. She had no other aim than to impoverish. So she had no other aim. उसका कोई और
एम नहीं है, देन तो आप याद रखिए नो अदर के साथ, रादर के साथ THAM देन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप एल्स का काम करेंगे तो एल्स के साथ मेरे बच्चे बट का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे कुछ बच्चों ने शायद ऐसा किया हो कि बट लगा दिया हो, जो कि गलत होगा। तो हमें कहना पड़ेगा शी हैड नो अदर एम देन टू हेल्प। तो कह रहा है उसके पास कोई और एम नहीं है, जिंदगी में कोई और मकसद नहीं है। क्या मकसद है? देन टू हेल्प, सिर्फ हेल्प करना। किसकी? द इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड का मतलब क्या होता है? पुअर, गरीब, डिप्राइव्ड, जो वंचित बच्चे हैं उनकी सोसाइटी के। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट। एक्सेप्ट और येट से मतलब नहीं है कुछ, आंसर इज डी। बिल्कुल सही था ये। मजा आता है ना? मुझे पता है नो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सही कर दूं क्या, यही आंसर होगा क्या। पर कोई बात नहीं है यार, कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ। जितना कॉन्फिडेंस के साथ तुम एरर लगाते हो ना, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ नो एरर लगाओ, तुम्हारे सही होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होंगे, अगर तुम सोचते रहोगे तो ये हमेशा गलत ही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता है बोथ द रूलर अलोंग विद द अर्बन पीपल। तो भाई बोथ और एंड का जोड़ा होता है, ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, पर आप जान लीजिए बोथ और एंड का जोड़ा होता है। जैसे मैंने कहा बोथ पॉवर्टी as well as illiteracy are a bane for our society। तो क्या मतलब हुआ बेटा इसका? बोथ, दोनों ही चीजें, चाहे वो गरीबी हो या फिर क्या हो, अशिक्षितता हो या इलिटरेसी हो, ना पढ़ना पड़, जाहिलपन, तो पॉवर्टी या फिर इलिटरेसी आर, ये दोनों ही एज वेल एज आर बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्ज, समाज के लिए कर्ज है। इलिटरेसी भी और पॉवर्टी भी, तो एज वेल एज नहीं आएगा। सो बोथ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। अगर ये बढ़ रही है तो और भी बड़ा कर्ज है, तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं आता है, इनके साथ सिर्फ एंड आता है, एंड। सो बोथ द रूलर अलोंग विद भी गलत है, कुछ और आएगा ही नहीं, एंड। बोथ द रूलर के, रूलर भी, रूलर मतलब गांव वाले, एंड द अर्बन पीपल और शहर वाले, शहरी लोग, आर फेसिंग द रेपरकशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रेपरकशंस का क्या मतलब होता है? कॉन्सिक्वेंसेस। जब तुम कुछ गलत करते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्या कह रहे थे? कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बिटवीन 10 AM TWO टू 12 PM। अब जब बच्चों ने देखा TWO तो ये बात तो समझ गया कि सर ये गलत होगा, है ना, क्योंकि ये जो TWO होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? भी, भी मतलब होता है ना, ऑल्सो जैसा सेंस देता है। और ये जो TWO होता है, इसका जोड़ा TO2 के साथ होता है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो मेरे बच्चे क्या बताते हैं? इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूं you are too strong to be defeated। क्या मतलब हुआ कि तुम इतने इतने स्ट्रांग हो कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता। यू आर टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। या फिर शी इज टू फैट टू रन। क्या मतलब हुआ कि वो इतनी मोटी है कि भाग नहीं सकती। ये इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, भाग ही नहीं सकती, वो इतनी मोटी है कि भाग नहीं सकती। तो TWO2 और TO2 का जोड़ा होता है। एक सेंटेंस और देता हूं उससे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, ही इज टू गुड टू बी बिलीव्ड। जानते हो क्या हुआ?
कि ही इज टू गुड टू बी बिलीव्ड, वो इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही इज टू गुड टू बी बिलीव्ड, है ना, विश्वास नहीं किया जा सकता। जहां जहां पे मैं बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, तो ये बेसिकली पैसिव फॉर्मेशन है, और ये वाली जो है एक्टिव है। एक एक्टिव का और देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शी इज टू वीक टू वॉक। तो देखो जब दोनों काम यही करेगा, है ना, यही चलेगी और यही वॉक करेगी, तो ये इतनी कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकती, तो ये एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे यही मोटी है और यही भाग नहीं पा रही है, तो ये क्या है, ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब कोई और करेगा, यू आर टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो तुम हो, लेकिन हराएगा तो कोई और ना, टू बी डिफीटेड, हराए जाने के लिए, तो इसलिए ये पैसिव में बना। ऐसे ही इज टू गुड टू बी बिलीव्ड, वो इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये विश्वास नहीं करेगा, कोई और विश्वास करेगा। ऐसे ये नहीं हराएगा, कोई और हराएगा। भागेगी कौन, ये। वॉक कौन करेगी, ये। कमजोर कौन है, ये। मोटी कौन है, ये। समझ आ गया भाई, मोटी कमजोर दोनों। आंसर क्या हो जाएगा, द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन 10 AM, तो TWO2 तो हो नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट, गलत हो गया। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो एक बार फिर से बता देता हूं कि फ्रॉम और टू का जोड़ा होता है, फ्रॉम और टू का जोड़ा होता है, और भाई मेरे बिटवीन के साथ एंड का जोड़ा होता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं एक सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा, I often visit gym from 6 PM to 7 PM। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा होता है। आपने देखा भी होगा, जब आपके यहाँ स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो मैडम क्या लिखवाती थी, मैम लिखवाती थी, योर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा देती थी। ठीक है, आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, आई ऑफन विजिट जिम फ्रॉम, ये जो आपने लिखा ना फ्रॉम, इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो, between 6 PM and 7 PM। आप ये भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। तो दोनों तरीके सही है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि फ्रॉम के साथ एंड लगा दें और बिटवीन के साथ टू लगा दें। बिटवीन के साथ तो एंड ही आएगा और फ्रॉम के साथ टू ही आएगा। यही गलती यहां पे हुई है। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन 10 AM, बिटवीन आ गया पहले 10 AM एंड 12 PM। जिसने टू लगाया है उसका गलत हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पेज पे 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, एक TWO2 और TO2 का जोड़ा होता है, दूसरा फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा होता है, बिटवीन के साथ एंड का जोड़ा होता है। 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, nothing else than his greed has put him behind the bars। कुछ और नहीं, ये तो उसके लालच था। तो एल्स के साथ अभी पीछे सीखा था ना, एल्स के साथ मेरे बच्चे बट आता है, रादर के साथ और अदर के साथ ध्यान आता है। याद आ रही है कहानी। तो क्या कह रहा है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, लेकिन या फिर बट हिज ग्रीड हैज पुट हिम बिहाइंड द बार्स, उसके लालच ने उसे क्या कर दिया, है ना, कहां भेज दिया, बिहाइंड द बार्स भेज दिया। ए इज द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉफर का मतलब जानते हो, शॉफर, शॉफर का मतलब होता है जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है। अब बिल्कुल तमीज होती है एकदम, ऐसा नहीं तुमने किसी को भी रख दिया, प्रोफेशनल ड्राइवर। तो शी वुड रादर ड्राइव हिज कार देन, तो रादर के साथ अभी आपने पीछे सीखा, अभी आपने पीछे रादर के साथ सीखा कि भाई रादर के साथ क्या आता है, रादर के साथ देन आता है। तो शी वुड रादर ड्राइव हिज कार देन, बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर।
ये क्वेश्चन आसान था, पहले करा हुआ। मजा आ गया होगा आपको। कंजंक्शन में बहुत सारे रूल मिल गए हैं और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, आप बेफिक्र रहिए। नॉट ओनली के साथ हम सब जानते हैं कि बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है, इस लिहाज से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। एक बार इसका मीनिंग और देख लेते हैं। सो नॉट ओनली हैज ही रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड, उसने सिर्फ रिसीव ही नहीं किया था द्रोणाचार्य अवार्ड, बट ऑल्सो ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर पद्म भूषण, है ना। बट उसे नॉमिनेट भी किया गया, किसके लिए? पद्म भूषण के लिए। तो बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, और कुछ लगा ही नहीं सकते। नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो का ही जोड़ा है ना, और मीनिंग भी सही आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने सिर्फ द्रोणाचार्य अवार्ड रिसीव नहीं किया, उसे नॉमिनेट किया गया, किसके लिए? पद्म भूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब हम आ गए हैं एक नई कहानी पे जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो मैंने कुछ ईडियम फ्रेजेस शौर्य बैच पे भी कराए हैं। जिनके पास शौर्य बैच नहीं है वो यहां से भी कुछ ईडियम फ्रेजेस कर सकता है। जिनके पास शौर्य है उनको तो ये देखना जरूरी है क्योंकि उनको मिल रहा है एडिशनल कंटेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना। ईट वंस वर्ड क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? अपने शब्द तुम खुद ही खा जाओ। मीनिंग निकालोगे ना, आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने आप समझ में आ जाएगा। ईट वन वर्ड्स, अपने अपने शब्द तुम खुद खा जाओ। इसका मतलब समझते हो तुम क्या होता है कि तुम अपनी बात से मुकर गए। ठीक है, तुमने अपने दोस्त से कहा भाई मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा, आज जब साथ देने की बात है तो सबसे पहले तुम भागे। तो रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। जैसे मैं कहूं आफ्टर द सीज फायर द एनिमी killed a soldier and ate their own words। क्या मतलब हुआ कि सीज फायर के बाद, भाई जब आपस में सुलह हो गई, सीज फायर हो गई, ना तुम बारूद मारो ना हम बारूद मारे, जब ये बात तय हो गई, इसके बाद भी क्या हुआ? द एनिमी किल्ड अ सोल्जर, एनिमी ने, दुश्मन ने क्या किया? एक सोल्जर को मार दिया। एंड एट देयर ओन वर्ड, और अपने वर्डों से मुकर गया, है ना, मुकर गया, रिट्रैक्ट कर गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, सारे ऐसे हैं जो आप आसानी से बना देंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब होता है? फेयर का मतलब हमेशा साफ होता है ना, और वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। ये वो दोस्त है जो बरसाती मेढक है और तुम्हारे अच्छे टाइम पे तुम्हारे बड़ा साथ है। मतलब तुमने नई गाड़ी खरीदी, इसको पता चल गया और ये आ गया, अरे भाई मुबारक हो भाई मेरे, तुम्हें तो यार कमाल कर दिया, नई गाड़ी खरीद ली, मैनी कंग्रेचुलेशन। हाथ मिलाया, तुम्हें गले मिल गया, तुम तो खुश हो गया कि भाई तूने कमाल कर दिया, तो बहुत बढ़िया आदमी है ना, फ्रेंड, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन आज इसे पता चला कि तुम्हारी गाड़ी चुर गई है। इसने फोन किया तुमसे, कहा तेरी गाड़ी चुर गई। अबे यार क्या मतलब चोरी वोरी के पैसे ली थी क्या? अबे क्या चुरवाई तूने गाड़ी? आज ये अब तुमसे मजे ले रहा है। उस समय तो ये बहुत खुश था, ये आज भी खुश है। तो ये सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड कब है? फेयर वेदर में। आज तुमसे मिलने नहीं आया, आज तुम्हारे साथ गाड़ी गाड़ी ढूंढवाएगा नहीं है, पुलिस के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब तुमने गाड़ी खरीदी थी तो इसने चलाई जरूर थी। तो ये कौन है? फेयर वेदर फ्रेंड है, अच्छे दिनों का साथी, अच्छे दिनों का साथी। तो जेलस फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड टर्न इनटू एनिमी नहीं है, डिपेंडेबल फ्रेंड नहीं है, अनरिलायबल, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हो भाई, है ना। अबे अच्छे वक्त में किसका साथ चाहिए होता है? अच्छा वक्त तो अच्छा है, उसमें साथ थोड़ी चाहिए किसी का, है ना। उसमें तो किसी और को तुम्हारा साथ चाहिए, ले ले भाई मेरा बहुत अच्छा वक्त है। बुरे वक्त में साथ चाहिए होता है, जो बुरे वक्त में साथ दे वही तो दोस्त होता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अरे यार एक एग्जाम्पल और देते हैं इससे, एक एग्जाम्पल और देता हूं।
ऐसे रिश्तेदार बहुत होते हैं। तो ये कौन है? फेयर वेदर फ्रेंड है तुम्हारे अंकल। जब भी पार्टी होती है, शादी होती है, सबसे पहले आते हैं तुम्हारे घर में, हवन होता है, पूजा होती है, अंकल सबसे पहले आते हैं। और कोई कांड होता है तो अंकल सबको क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तुमने संस्कार खराब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी साथ नहीं देते, बुरे वक्त में क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं। सो माय अंकल हैज ऑलवेज, मेरे अंकल जो है वो हमेशा कैसे रहे? फेयर वेदर फ्रेंड रहे हैं, कि पार्टी होगी सबसे आगे होंगे, है ना, पार्टी में इन्हें नहीं बुलाओगे तो सड़ जाएंगे, शादी में इन्हें कुछ नहीं दोगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन ही हार्डली लूज अ चांस टू इंसल्ट आर फैमिली। लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते फैमिली को इंसल्ट करने का। पापा समझ नहीं पाते, पापा सोचते हैं अंकल बड़े अच्छे इंसान है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, अब ये तो याद, ये तो तुम समझ ही जाओगे पढ़ के। समवन विद अ प्लेजेंट वॉइस ना। अ हाई प्राइस इन एक्सपेंसिव थिंग, ये भी नहीं है। अ पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस, ये भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये नहीं है। लेकिन समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कुछ ऐसा जो नया, जैसे मैं कहूं टॉकिंग टू हर वॉज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मान लो तुम्हें कोई बड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, तुमने कहा बात करके देखता हूं, बात करी तो वो और भी अच्छी लगी। तो क्या हुआ? तुम बता रहे यार, उससे बात करके है ऐसी तासी हवा आती है ना अंदर, जब मेरे शब्द निकल रहे होते हैं अंदर हवा आ रही होती तासी, बहुत अच्छा लगता है उससे बात करके, आई फील जस्ट सो गुड। ठीक है, कब तक लगता है? ये पॉइंट की बात है कि कब तक लगता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल, फिलहाल के लिए आप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब बोलेंगे कि मजा आया। एट द डबल। आज की क्लास भी छोटी सी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। है ना। एट द डबल का मतलब क्या होता है? एट द डबल का मतलब क्या होता है? जरा निकाल के देखते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, वर्ज का मतलब क्या होता है? एज, कोने पे, एज। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, बिल्कुल बर्बाद हो जाना। कोलैप्स का मतलब होता है फॉल डाउन। बिटवीन टू डिजायरेबल थिंग्स, कोई मतलब नहीं है। एट अ फास्ट पेस, हाँ, एट द डबल का मतलब होता है तेज स्पीड के साथ। एट द डबल का मतलब तेज स्पीड के साथ। जैसे मैं कहूं, तो क्या मतलब? वही वर्क्स एट द डबल, क्या मतलब? वो डबल तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। एंड अर्न लॉरेंस, और इज्जत कमाता है, तारीफ कमाता है। अरे बड़ी तेज निपटा दिया तुमने। जैसे ऐसे लोग होते हैं ना ऑफिस में भी, सबको वही काम दिया गया, इसने सबसे पहले कर दिया, सबसे ज्यादा नंबर बना लिए, तो यही मतलब है इसका। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टू कॉल द शॉट्स का क्या मतलब होता है? टू कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी द पर्सन इन चार्ज, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, या किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होना। मतलब टू बी अकाउंटेबल, या फिर रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए। द ऑफिसर द ऑफिसर हैज कॉल्ड
द शॉर्ट्स फॉर दिस इवेंट। तो कह रहे इस इवेंट के लिए कौन जिम्मेदार है या किसे इंचार्ज बनाया गया है, किसे, ऑफिसर को, इस ऑफिसर को। सो द ऑफिसर हैज कॉल्ड द शॉट्स फॉर दिस इवेंट, मतलब इसे रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और आपसे मैम ने बोला है कि भाई सब तुझे संभालना है रवि, है ना, रवि बेटा तू ही देखेगा। तो रवि क्या कह रहा है, रवि कह रहा है यस ओके मैम आई हैव अंडरस्टूड, आई एम गोइंग टू कॉल द शॉट्स। ठीक है कि भाई मैं ही हूं जो सब संभालू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत अच्छा है और ये अक्सर लोगों के साथ गलती हो जाती है, इसलिए रोज कलर्ड ग्लासेस क्या मतलब हुआ। देखिए रोज कलर्ड ग्लासेस का क्या मतलब होता है, ऐसा चश्मा जिससे सिर्फ आप अच्छा अच्छा देखें। रोज को जहां भी अंग्रेजी में आता है उसका मतलब अच्छा होता है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। उसने देखा कि मेरे पास 3-3 डॉग्स हैं और मैं डॉग्स के साथ बड़ा मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, ये रहता हूँ। उसको लगा मुझे भी कुत्ता पालना चाहिए। वो बोला भाई मेरे को भी कुत्ता दिला दे। मैंने कहा यार कुत्ता पालना आसान नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खिलाना पड़ता है, टहलाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, नहाना नहीं उसको नहलाना पड़ता है, उसके कंघा करना पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी और को ना खा जाए, उसके खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी खाना खत्म हो जाता है। एंड आई टोल्ड हिम 1000 थिंग्स, बहुत सारी चीजें बताई। कह रहा नहीं यार कुत्ता चाहिए मेरे को, कुत्ता पालना है, कुत्ता पालना हो जाएगा, आसान कुत्ता बता, आसान कुत्ता बता, आसान कुत्ता बता। मैंने कहा ठीक है, उसको एक कुत्ता बता दिया भाई, लैब्राडोर। वो गया और जाके भाई कहीं से लैब्राडोर ले आया, खरीदा ये किसी फ्रेंड से लिया ये नहीं पता। उसने लैब्राडोर लिया और लैब्राडोर ने मचा दिया आतंक घर में। यहाँ पॉटी, यहाँ सूसू, ठीक है, यहाँ खेल रहा है, तक ये फाड़ दिए। और भाई मम्मी ने उसके सामने, उसकी मम्मी ने उसके सामने एक ऑप्शन रख दिया। वो भी कब, जब कुत्ते को, पहले तो देखो शुरू शुरू में ओ पॉटी कर दी, कोई बात नहीं है साफ कर देंगे, हमारा कुत्ता है। 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत 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 करेगा, गंदी गंदी करेगा। तो जब कुत्ते को पलते होगा 2 से 3 महीने, तो उनको समझ में आ गया भाई इस कुत्ते के साथ हम नहीं रह पाएंगे, अभी या तो कुत्ता रहेगा या हम रहेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई देख कुत्ता तो नहीं रहेगा, ठीक है, अब या तो तू रह ले या कुत्ता रह ले। तो जब इसके पास 2 ऑप्शन थे, इसने क्या चूज किया, सेल्फिश आदमी ने चूज किया कि मैं रहूंगा। और इसने 2 महीने बाद कुत्ता निकाल दिया। और अब कह रहा नहीं यार बहुत मेहनत होती है कुत्ता पालने में, नहीं पाल पाएंगे। तो इसने क्या देखा था, इसने देखा था सिर्फ रोज कलर्ड ग्लासेस से। इसने ये नहीं देखा था कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कुत्ता पालना बुरी बात होती है, पर कुछ भी करो यार, तुम आर्मी ज्वाइन करोगे ना, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि घर से दूर रहना पड़ेगा, जान भी खतरे में है, देश के लिए लड़ना है, गौरव की बात है, शौर्य की बात है ना। तो ये सारी बातें, तो अब कोई आदमी सिर्फ इतना ही सोचे और ये ना सोचे कि घर से दूर में रह पाऊंगा, कर लूंगा, दम है मुझ में, ठीक है, तो ये सब अगर नहीं सोचे तो नहीं कर पाएगा ना। सो यू हैव टू प्लान इट ना, लॉजिकली, कोहेरेंटली। द सेम थिंग इज विद दैट। रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है कि तुम सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हो, है ना, तो आप पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ सिर्फ यही देख रहे हो, है ना। और तुम क्या नहीं देख रहे हो, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं देख रहे। जैसे टीनेजर often see things with rose colored glasses। क्या मतलब हुआ कि जो टीनेजर जो होते हैं वो अक्सर चीजों को ऐसी देखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। इसलिए जब बचपन में प्यार हो जाता है तुम्हें, है ना, कम उम्र में हो, 12th में हो, कोई अच्छी लग रही है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, नहीं यार बस ये मिल जाए, चाहे उसके पापा कोई है, उसकी कास्ट कुछ है, उसका रिलीजन कुछ है, तुम्हें लगता है नहीं प्यार तो इन सब चीजों से ऊपर है। और तुम्हें ये पता भी नहीं कि तुम्हें सच में प्यार भी है, नहीं बस तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम इसी में खुश हो। तुम सोच रहे हो नहीं हर समय तो मेरे दिमाग में यही आ रही है, इसका मतलब मुझे प्यार हो गया है ना। भाई बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक बात याद रखना, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और फिर आपने किसी को अपने लिए सेलेक्ट किया है ना, तो आपने सच में उससे प्यार किया है, ठीक है। और अगर आपको कोई मिल ही नहीं रहा था और एक मिल गई, तो आज जो मिल गई ये तुम्हारे लिए अप्सरा, रानी, सब कुछ अगर तुम्हारे लिए हो भी जाए ना, तो भी कहीं ना कहीं ये फ्लिम्जी है।
रीजन क्या है? क्योंकि कुछ और था ही नहीं। समझे ना मेरी बात? इसलिए beggars are not choosers. तो teenager often see things with red colored glasses. Answer is B. Next question. Whip it up, whoop it up, whoop it up. Let's see कौन बताता है what is whoop it up. Be continually reminded of an unpleasant topic. अच्छा जी, नहीं। Enjoying in a noisy way, usually in a group, यही होता है। वो बेटा आपका क्या मतलब होता है? मान लो कि क्या हुआ कि आज बहुत ग्रैंड पार्टी दे रहा हूं मैं किसी चीज की, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो फौजी बन गए हैं और मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पहुंच गए हैं, और आज मुझे पता चला है रिजल्ट एनडीए का बहुत जबरदस्त आया है ना, और फिजिक्स वाला के बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो क्या हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा मैं अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी दूंगा। तो मैंने बहुत सारा कुछ खाने और पीने का सामान लिया और सबको एक नदी के किनारे ले गया और ले जाके सब चीजें बिछा दी और मैंने कहा कम ऑन गाइस, वो बेटा का क्या मतलब होगा? एंजॉय इट इन नॉइजी वे, है ना। तो ठीक है, एंजॉय करो, खाओ पियो, बोतलें पी जाओ, छोड़ दो, सब कुछ भी करो, ठीक है, सब सफाई करा दूंगा, आज मैं बहुत खुश हूं। तो क्या हो जाएगा? क्या? वो पिटअप। जैसे a party was thrown by the boss and the employees whoop it up. एम्प्लॉयज मतलब रॉकेट, रॉक ऑन, whoop it up मतलब ऐश करो भाई, खा जाओ, मजे लो इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विद अ वेंजियंस, वेंजियंस क्या होता है? वेंजियंस का मतलब होता है रिवेंज, बदला, रिटेलिएशन, बदला। तो कंप्लीट डिजास्टर कोई मतलब नहीं है। हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग नहीं है। टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन। विद वेंजेंस का क्या मतलब है? टू लुक आउट, बाहर देखना किसी चीज को, फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन। अच्छा, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। तो एक्चुअली ये इसका मतलब होगा। विद वेंजेंस का मतलब है जैसे कहते हैं अरे भाई तूने बड़े जोश में किया, ये बड़े गुस्से में कर रहा है। तो मतलब जैसे तुमने देखा होगा विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोहली ने एक बॉल खेली और उसके पास से यहां से निकल गई बहुत तेज, है ना, तो वो अगला जवाब नहीं देता ना, वो विद वेंजेंस देता है। तो इसका मतलब ये नहीं वो बदला ले रहा है, मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ, है ना, बहुत ही एनर्जी के साथ, वो ऐसा यूज टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। तो वो बहुत ही बढ़िया, एक की जगह दो बाउंड्री मारेगा वो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल with a vengeance, to use to emphasize the degree to which something occurs। जैसे मैं कहूं it was very interesting to see the top order batsman to play with a vengeance। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, तो आपने गौर फरमाया होगा कि मैंने हर सेंटेंस के साथ आपको एग्जाम्पल दिया ताकि कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द ना रहे आपके जीवन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या है? कैसे याद करना है इसे? अप अगेंस्ट द वॉल। अब मान लो ये मेरे सामने दीवार है और अगर मैं इसके सामने आ भी जाऊं, इसके खिलाफ भी कुछ कर लूं, मैं क्या ही करूंगा भाई? मैं लात मारूंगा, किसी काम का नहीं है। मैं मुक्का मारूंगा, किसी काम का नहीं है, मेरे ही हाथ में लगेगा। जितनी तेज मारूंगा उतनी तेज मेरे ही हाथ में लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब है इन एन एक्सट्रीकेबल सिचुएशन। एक्सट्रीकेबल का क्या मतलब होता है?
जो बहुत ही उलझी हुई होती है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक्सट्रिकेबल क्या होता है? डिफिकल्ट टू सॉल्व इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे मैं कहूं प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन जस्ट 1 ईयर, एक साल में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, एक साल में यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। तो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन जस्ट 1 ईयर is up against the wall। कहने का मतलब है बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, इतना सब पढ़ना, प्रिपेयर करना, सब कुछ, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीप द व्हर्लविंड। व्हर्लविंड का क्या मतलब होता है भाई? अपने ही कर्मों की सजा पाना, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा है, जिसने तुम्हारी बहुत मदद करती है, तुमने भी उसकी बहुत मदद करी थी, सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा था, पर तुमने कुछ गद्दारी, कुछ फरेब दिखा दिया, और वो तुम्हारी गद्दारी और फरेब समझ गया, क्योंकि दोस्त था वो, तुम्हारी अच्छाई बुराई, तुम्हारा बुरा मूड, तुम्हारी परेशानियां समझता था, तो वो तुम्हारी चालाकी भी समझ सकता था। तुमने ये बात नहीं सोची। अब क्या होगा? दोस्ती भी गई, दोस्त भी गया, तो क्या हो गया? रीप द व्हर्लविंड, क्या मतलब हुआ इसका? सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज द रिजल्ट ऑफ वन एक्शन। तुमने कोई कांड किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुमने क्या किया? रिजल्ट देखे एज एन एक्शन। जैसे मैं कहूं रीप द व्हर्लविंड, इफ यू डू समथिंग इलीगल, अगर तुम कुछ इलीगल करते हो, बी रेडी, तो तैयार है ना, किस चीज के लिए? टू रीप दी व्हर्लविंड। व्हर्लविंड का क्या मतलब होता है? तूफान। जो तुमने किया है बेटा, ये तुमने आग लगाई है, तो अब तूफान तो झेलो, ये मतलब है। बी इज दी करेक्ट आंसर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का क्या मतलब है? ऑफ द फर्स्ट वाटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफ द फर्स्ट वाटर? ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है एकदम बिल्कुल ही नया नया, ब्रांडेड, बेहतरीन क्वालिटी का, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। जैसे मैं कहूं द गोल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मैं कह रहा हूं वो सोना जो साउथ अफ्रीका से आता है। द गोल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज ऑफ द फर्स्ट वाटर। वो कैसा होता है? एकदम शानदार होता है, एकदम जबरदस्त सोना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं कि आपको ये याद भी रहेंगे, और ऑप्शन में आएंगे तो आपको समझ में आएंगे। ये डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको भावना समझनी होती है। भावना तुम्हारी तो क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे वेदर द स्टॉर्म, तो वेदर का मतलब तुम्हें पता है, स्टॉर्म का मतलब तुम्हें पता है कि वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म। सोचो क्या हो सकता है? 10 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। बड़ा ही बुरा दौर था और तुम सर्वाइव कर गए। मान लो कि तुम्हारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई, सब कुछ बहुत बुरा। जैसे मैं अपनी एक स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है, और उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, और कोई तबीयत खराब हो गई थी घर में किसी बड़े की, हॉस्पिटलाइज रहते सब, तभी भी उसने आगे पीछे मतलब भाग भूग के भी, सब कुछ करके भी, शी स्कोर ट्रिमेंडस मार्क 93%, 94% वो नंबर ले आई। पता नहीं कैसे ले आई यार, कैसे लोग होते हैं ऐसे जीवन में। तो सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, वेदर द स्ट्रॉन्ग, है ना? तो जैसे मैं कहूं इट वॉज डिफिकल्ट
for her when her mother was hospitalized. However, she managed to weather the storm. उसने क्या मैनेज कर लिया? He managed to weather the storm. Answer is क्लियर हो गया? मैनेज द स्टॉर्म का मतलब है कि बहुत बुरी हालात हो ना, पर फिर भी तुम जबरदस्त तरीके से उसमें परफॉर्म कर जाओ। तो तुमने क्या कर दिया? कहते ना, अरे भाई छक्के छुड़ा दिया इसने, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बुरी कंडीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर। क्वेश्चन नंबर 33, स्पिन योर व्हील्स। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये अपना पहिया ही चलाते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते, अपने आप को सुधारते नहीं है, कुछ अच्छा करना नहीं है, जो उनके दिमाग में बस वही चलता आ रहा है, उसको उसी उन्हें वही करना है। लोग उनसे कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा कर लो, सुधार लो अपने आप को, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, वो नहीं पड़ते इस चक्कर में। वो कहते हैं आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एफर्ट्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब है वेस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। आंसर इज बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर द ग्रीन विलो। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। विलो का मतलब जानते हो तुमने सुना होगा इंग्लिश विलो, नहीं सुना कभी? क्रिकेट देखते हो तो सुना होगा तुमने कश्मीर विलो। तो बैट्स आते हैं। विलो एक तरह की लकड़ी होती है, अ काइंड ऑफ वुड। ये काम आती है किसके किसके काम आती है? बैट्स बनाने के, क्रिकेट बैट्स। तो वियर द ग्रीन विलो का मतलब है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब क्या होता है? जब लकड़ी पे हरी हरी काई जम जाती है तो लकड़ी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। काई जम गई, खराब हो जाती है, तो डू समथिंग, सफर। हाँ, तो क्या होता है कि काई जम गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? सफर अनरिक्यूटेड लव, एक तरफा प्यार को झेलना, है ना। तुमने वो मूवी देखी है रांझना? वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, वी आर द ग्रीन विलो। ठीक है, हाँ, जैसे मैं कहूं शी हैज गॉट मैरिड, शादी हो गई है लड़की की, एंड you have to wear the green willow। तो भाई अब तो हरी लकड़ी पहनना पड़ेगी, तुम्हें खुश दिखाना पड़ेगा खुद को, पर कड़वा घूट पीना पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्या करना पड़ेगा? सफर अनरिक्विटेड लव, एक तरफा। अब तो उसके पास पति है, तो तुमसे तो कोई मतलब है नहीं, तो सीधी सी बात है, शी हैज गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई है, एंड यू हैव टू वियर द ग्रीन विलो। और तुम्हें क्या पहनना है? तुम्हें ग्रीन विलो पहनना है, ग्रीन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विलो का मतलब क्या है? अनरिक्विटेड, एक तरफा प्यार से आना। रिक्विट का मतलब क्या होता है? रिक्विटल जानते हो? रिक्विटल का मतलब होता है जो पलट के आए। अनरिक्विटेड जो पलट के नहीं आए, कुछ मिलेगा नहीं। तुम प्यार करते रहो, मैसेज भेजते रहो, रिप्लाई जब होगा मन तब देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। अनरिक्विटेड लव। हाँ, वाइल्ड एंड वूली मतलब जंगली और जिसके ऊपर बहुत सारा ऊन हो। वाइल्ड एंड वूली क्या हो सकता है? ये अच्छा लगता है किसी को? कोई जंगली हो जिस पर बहुत सारा ऊन हो, तो अजीब हो गया। वाइल्ड एंड वूली का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसा जिसको जो कि अभद्र हो। क्लियर ना हो। अनकाउथ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अनकाउथ का मतलब होता है रूड, अभद्र, है ना। लाउड, एक वर्ड और आता है इसके लिए, चर्लिश। तो चर्लिश, लाउड, रूड, ये सारे क्या होते हैं? अभद्र होते हैं। तो अनकाउथ भी वही होता है, अनकाउथ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? लुक, चीज देखने में और बिहेवियर में कैसी है? अनकाउथ है, रूड है, अभद्र है। तो कैसी है? वाइल्ड एंड वूली है, जिसमें बहुत सारा ऊन है, ये जंगली है। जैसे मैं कहूं आई थॉट दैट शी वॉज सेफ, however she turned out to be wild and
वुली। क्या मतलब हुआ? सेव का मतलब होता है रिफाइंड, मैनरफुल। हाँ, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हें लगी कोई बड़ी अच्छी, तुमने कहा क्या सुंदर लड़की, क्या मस्त चल रही, कितना अच्छा इसका तरीका है चलने का, और मतलब क्या बढ़िया इसके ने अपने बाल करा रखे हैं इन सब से। तुमने सोचा चलो आज इससे बात करते हैं, तुमने जाके उससे बात करी, और जब जैसे ही उसने मुंह खोला, कौन है तू, कहां से है, झापड़ मारूंगी मुंह पे, मुंह हो जाएगा उल्टा, उधर का भी देख पाएगा इधर का भी देख पाएगा, जानता नहीं मुझे तू। ठीक है, तो तुमने कहा अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है। आई थॉट दैट शी वॉज सेफ, मुझे लगा बड़ी रिफाइंड और मैनरफुल होगी। हाउएवर शी टर्न्ड आउट टू बी वाइल्ड एंड वुली, और वो कैसी निकली, एकदम जंगली खतरनाक निकली, अनकाउथ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस वाली बात नहीं आई है। ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया। सो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। जरूर बताइएगा मुझे कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, तो याद रखिए टाइगर जिंदा है। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।